जेनेटिक वेरिएशन और इपीजेनेटिक वेरिएशंस के बारे में हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। जीन्स या डीएनए में चेंज के कारण जो वेरिएशन आते हैं उन्हें जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। जीन्स या डीएनए आप जानते हैं, उसमें एक निश्चित क्रम होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रम होता है उसको एक डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है, जिसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ए, सी, जी और टी। तो उनका एक निश्चित क्रम होता है। तो उस क्रम में अगर कोई चेंज आ जाए, किसके कारण, म्यूटेशन के कारण हो सकता है या किसी और कारण से हो सकता है, म्यूटेशन ही मेन कारण है। तो क्या होता है, कोडॉन में भी चेंजेस आ जाते हैं, डीएनए सीक्वेंस में भी चेंज आ जाता है। तो इसी कारण से जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जेनेटिक वेरिएशन कहलाते हैं, क्योंकि जीन्स में ही चेंज उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जीन्स जो डीएनए के बने होते हैं उनमें जब चेंज आएगा तो ये कहलाएंगे जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसका मेन कारण है म्यूटेशन। ठीक है, डीएनए का जो क्रम है उसमें म्यूटेशन उत्पन्न हो जाए, जैसे जहाँ पर ए है वहाँ पर सी आ जाए या जी आ जाए या टी आ जाए, है ना। तो क्या होगा कि एक जो क्रम है वो बदल जाता है। ये 2-3 प्रकार के आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, म्यूटेशन डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए, एक ज़्यादा हो जाए या 2 ज़्यादा हो जाए या एक कम हो जाए या 2 कम हो जाए या पूरा का पूरा एक सेट ज़्यादा हो जाए, तो जिसको हम ये पॉलीप्लॉइडी भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी, जब पूरा का पूरा सेट ही डबल हो जाए। एन्यूप्लॉइडी हम कब कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी हम कब कहते हैं, जब एक ज़्यादा हो जाए या 2 ज़्यादा हो जाए या एक कम हो जाए या 2 कम हो जाए, तो ये एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, और पॉलीप्लॉइडी कब कहलाता है, जब ये जैसे 2n था तो जस्ट डबल हो गया 4n, या ट्रिपल हो गया 6n, यानी हेक्साप्लॉइड। 6n को हेक्साप्लॉइड बोलेंगे, 4n को टेट्राप्लॉइड कहते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक, उसके अलावा देखते हैं तीसरा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंजेस। ठीक है, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के साइज में कुछ चेंजेस हो जाएं, जैसे कुछ भाग कट के अलग हो जाए या कुछ भाग एक्स्ट्रा आके जुड़ जाए, डबल हो जाए, डुप्लीकेशन। ठीक है, या कट के अलग हो फिर उल्टा होके जुड़ जाए, मतलब इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, एक से दूसरे में चला जाए। तो ये घटनाएं आपने पढ़ी होंगी, क्रोमोसोमल एबेरेशन के अंतर्गत ये आता है ना। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोजोन्स भी क्या होता है, जब एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो कुछ जीन्स की क्रियाविधि को बदल देते हैं। अगर किसी जीन्स के बीच में जाके जुड़ गए तो वो जीन्स क्या होता है, काम करने लायक नहीं रहता, अर्थात नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, कुछ विशेष टाइप का भी जीन्स कभी कभी बना लेते हैं, तो ट्रांसपोजोन्स के कारण भी म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं। तो ये जेनेटिक वेरिएशन के ये सब क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। ठीक, तो जेनेटिक वेरिएशन क्या हुआ, जेनेटिक चेंज के कारण, मतलब जीन्स या डीएनए में चेंज के कारण जो वेरिएशन आते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं ईपी जेनेटिक वेरिएशन। ये जेनेटिक चेंज नहीं होते हैं, मतलब जीन्स या डीएनए में चेंज नहीं है ये। ठीक है, मतलब इसमें डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कोडॉन्स में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें डीएनए में बाहर से कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डीएनए में मेथाइलेशन हो जाए, डीएनए मेथाइलेशन हम जानते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, एपिजेनेटिक चेंज होगा। डीएनए में मेथिल ग्रुप आकर जुड़ जाए, मेथाइलेशन में क्या होता है, मेथिल ग्रुप डीएनए के साइटोसिन पर आकर जुड़ता है। डीएनए में जहाँ पर साइटोसिन होता है और एक विशेष क्षेत्र में जहाँ पर सी और जी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसको सी जी आइलैंड भी कहते हैं, तो वहीं पर सी में मेथिल ग्रुप जुड़ता है ना, इसको आगे देखेंगे। तो ये क्या क्या होगा, एपिजेनेटिक वेरिएशन ये क्रिएट करेंगे कौन, डीएनए मेथाइलेशन के कारण अगर है, क्योंकि जहाँ पर मेथिल ग्रुप जुड़ जाता है वो जीन्स कार्य नहीं कर पाता है। मेथिल जुड़ने के बाद क्या होता है कि वो जीन्स जीन एक्सप्रेशन, यानी अपना जो प्रोटीन बनाता था वो नहीं बना पाएगा, जबकि जीन्स के सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है।
ठीक, तो इस प्रकार के वेरिएशन जो आएंगे उनको एपिजेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, या ठीक है, जो कि एपिजेनेटिक चेंज के कारण उत्पन्न होते हैं। तो डीएनए मेथाइलेशन एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, डीएनए मेथाइलेशन। उसके अलावा हिस्टोन में मॉडिफिकेशन के कारण भी, हिस्टोन एक प्रोटीन होता है, उसमें मॉडिफिकेशन अर्थात बदलाव या चेंज होने के कारण भी हिस्टोन जो डीएनए के साथ जुड़ता है नहीं जुड़ पाता, या उसकी बंधुता जुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसको आगे देखते हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन। क्या हिस्टोन एसिटाइलेशन में क्या होगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ता है। और हिस्टोन डी एसिटाइलेशन में एसिटिल ग्रुप निकल जाता है, यानी अलग होकर अलग हो जाता है। किससे, हिस्टोन से। हिस्टोन के ये प्रोटीन है, इसके लाइसिन नामक एमिनो एसिड पर ही ये जुड़ते हैं। कौन, एसिटिल ग्रुप। तो एसिटिल का जुड़ना एसिटाइलेशन और निकलना डी एसिटाइलेशन। ठीक है, तो ये भी एपिजेनेटिक चेंजेस कहे जाते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, दो टाइप के हो गए। तो जीन एक्सप्रेशन में चेंज आता है इससे ही। ठीक, मतलब जिसमें जुड़ जाएंगे तो जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, अर्थात जीन एक्सप्रेशन अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता, या कम मात्रा में होगा या कुछ ज़्यादा होने लगेगा, अलग अलग, जिसके कारण कुछ लक्षण प्रभावित होते हैं। उसको आगे हम देखते हैं डिटेल में। और तो एपिजेनेटिक चेंज क्या होते हैं, एपिजेनेटिक चेंज के कारण जो वेरिएशन आते हैं उन्हें एपिजेनेटिक वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, तो एपिजेनेटिक चेंज में दो प्रकार हो गए, मेथाइलेशन और ये हिस्टोन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन में चेंज। ठीक है, वेरिएशन का अर्थ होता है भिन्नता। ठीक है, वेरिएशन का अर्थ क्या होता है, भिन्नता। ठीक है, इसके हम कुछ कारण देखते हैं। डीएनए मेथाइलेशन को डिटेल में देखते हैं। डीएनए में मेथिल ग्रुप देखिए साइटोसिन से जुड़ गया, तो साइटोसिन से कहीं पर भी नहीं जुड़ता। जब सीजी, सी के बाद जी हो और सीजी कई बार हो, एक ऐसा जगह जहाँ पर सीजी कई बार होते हैं, एक लगातार हो या फिर कुछ गैप के बाद पास पास में ही उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी पी यानी फॉस्फेट और जी, दो न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फेट से, तो इसीलिए इसको सीपीजी आइलैंड कहते हैं, आइलैंड। ठीक है, यानी द्वीप, तो सीपीजी आइसलैंड कहते हैं। तो जहाँ पर ये सीपीजी आइसलैंड होता है वहीं पर ये मेथिल ग्रुप जुड़ता है सी से, सी यानी साइटोसिन से। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं डीएनए मेथाइलेशन। और इसके जुड़ने के कारण क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा, तो जो प्रोटीन नहीं बनेगा तो उससे संबंधित लक्षण भी नहीं दिखेगा, लक्षण भी या कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये विभिन्नता उत्पन्न करेगी, वेरिएशन उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हिस्टोन एसिटाइलेशन और डीएसिटाइलेशन को देखते हैं। हिस्टोन में जब एसिटिल ग्रुप नहीं जुड़ा है, ये पहला कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये हिस्टोन है, ये लाइसिन है उसका अमीनो एसिड, इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, अभी एसिटिल ग्रुप नहीं जुड़ा है। और ये डीएनए है, देखिए डीएनए में फॉस्फेट जो होता है हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में, उसमें कौन सा चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, देख रहे हैं ना। तो ये माइनस चार्ज फॉस्फेट पे है और लाइसिन पे यानी हिस्टोन के लाइसिन पे प्लस चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में बंधुता होती है, तो क्या होगा कि हिस्टोन और डीएनए आपस में टाइटली बाइंड कर जाएंगे, टाइट से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने क्या क्या होगा कि डीएनए अच्छे से कंपैक्ट हो जाता है और इसका जीन एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, मतलब वो खुला नहीं रहता है, हिस्टोन के साथ जुड़ा रहता है खूब सारा अच्छे कंपैक्टली, जिसके कारण क्या होता है कि जीन एक्सप्रेशन अर्थात प्रोटीन नहीं बन पाता है। प्रोटीन बनने के लिए पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसके बाद प्रोटीन बनता है ना, तो जीन एक्सप्रेशन की घटना नहीं हो पाती है टाइटली जुड़े होने के कारण नॉर्मली। ठीक है, हिस्टोन। परंतु अगर हिस्टोन में दूसरा कंडीशन इधर देखते हैं, क्या हो जाए, एसिटाइलेशन, यहाँ पे क्या हो जाए, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ लाइसिन पर, तो अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर प्लस चार्ज था ये यहाँ पर नहीं रह गया, कोई चार्ज नहीं रह गया, किस पर, लाइसिन पर। फॉस्फेट पर अभी भी माइनस चार्ज रहेगा, परंतु लाइसिन पे प्लस चार्ज नहीं है, तो वो उसके साथ उतना मजबूती से बाइंड नहीं करेगा। हिस्टोन और डीएनए डू नॉट बाइंड, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बाइंड कर पाते हैं।
ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि डीएनए क्या होगा, लूज रहेगा, यानी खुला हुआ रहेगा, तो जीन एक्सप्रेशन कंटिन्यू होगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब उससे संबंधित जो प्रोटीन है बनेंगे और प्रोटीन अपना काम करेगा, मतलब कोई लक्षण जिसको वो नियंत्रित करता है वो लक्षण दिखेगा। ठीक है, प्रोटीन हर एंजाइम्स के रूप में काम कर सकते हैं या कोई दूसरा स्ट्रक्चर काम कर सकता है, तो वो अपना काम करेगा, मतलब उससे संबंधित लक्षण प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेरिएशन उत्पन्न होते हैं तो ये इपिजेनेटिक वेरिएशन कहलाते हैं। हिस्टोन में मॉडिफिकेशन अर्थात एसिटाइलेशन या डीएसिटाइलेशन हो सकता है ना। एसिटाइलेशन जो होता है वो हिस्टोन एसिटाइलेज एंजाइम के कारण होता है, ACHAC इसको बोलते हैं। ठीक है, और डीएसिटाइलेशन किसके कारण होता है, इसको बोलते हैं HDAC, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम के कारण क्या होता है, डीएसिटाइलेशन होता है, और हिस्टोन एसिटाइलेज HAC के कारण होता है एसिटाइलेशन। ये एक दूसरे के विपरीत क्रियाएं हैं। ठीक है, तो जब एसिटाइलेशन हो जाता है, एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो क्या होता है, ये जीन एक्सप्रेशन चालू हो जाता है। डीएसिटाइलेशन होने पे वो वापस इसमें बदल जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन फिर से रुक जाएगा ना। ठीक, तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। और डीएनए मेथाइलेशन, ये दो कारण हैं जेनेटिक इपीजेनेटिक वेरिएशन के। ठीक है, तो इसमें जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इपीजेनेटिक चेंज कहते हैं। जेनेटिक चेंज नहीं है ये ना, क्या है ये, इपीजेनेटिक चेंज, ईपी शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि जीन्स में चेंज नहीं होता है, उसके अलावा कुछ चेंज हो रहे हैं। कई बार कुछ प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये तो जीन एक्सप्रेशन हो गया, उसके अलावा कुछ प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन होने के कारण वो प्रोटीन काम लायक नहीं रह जाता। ठीक है, या कुछ प्रोटीन कम मात्रा में बन रहे हैं, वो तो ठीक है जीन एक्सप्रेशन से हो गया, परंतु प्रोटीन बना, परंतु बनने के बाद उसमें कोई चेंजेस हो गया जिसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन, तो उसके कारण क्या होगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो ये घटना ये भी होती है। ठीक, तो इसके बारे में आज इतना ही देखते हैं, ये बेसिक जानकारी है इस टॉपिक पर।